मिल सकता। यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। कहानी से सीख। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने हिचक कर महाराज से कहा, आए, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ।
एक या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। कहानी से सीख। सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल। तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे, तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष चोरों के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार होगा। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास रेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगीं।
अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई है कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत की खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कर आऊं? हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है, बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक 2, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख। एक पेड़ और 2 मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हारकर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया, जहांपनाह मैं बुद्धि एवं विद्या ही लेता रह गया। रूप रंग की। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और नहीं मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था,
दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाए और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे, तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपनार, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे।
बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहांपनार आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहांपनाह अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसके विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेते रह गए। आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरफ गया ही नहीं। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि वह बुद्धिमान है किंतु बदसूरत है। इसके विपरीत बादशाह खूबसूरत किंतु बेवकूफ है। साल पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ हकउच पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे हकसी एक राजा का दूत सदय के मौसम में एक दिन में उगल साय के बादशाह अकबर के दरबार में पह ऊंचा। वह अपने साथ पहेल के पंजरे में कैद एक नकल शेर लेकर गया था। राजा ने पहेल के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि या में उगल राय में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पंजरे और शेर को छा हुए बना शेर को बाहर निकाल सके। अब में उगल साथ अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पंजरे को हाथ लगाए बना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेल के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक ईद को एक बार मौका मिलेगा। अकबर काफ परेशान हो गए। वह लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो उगल राय काफ बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्हें दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, कोई जो इस पहेल को उलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्हें तुरंत अफसोस बीरबल किसी सरकार काम से राय से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेल को कैसे उलझाया जाए। दूसरे दिन फर दरबार लगा, लेकिन बीरबल का उस खाल देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फर दरबारे से पूछा, या किसी के पास इस शेर को पंजरे से बाहर निकालने कोई तरकीब है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पंजरे से निकालने की कोशिश, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेल को उलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, या बात है साथ आप इतने परेशान इहा।
बादशाह ने तुरंत शेर से जऊरी पहेल के बारे में बीरबल को सबक कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, या तुम इस शेर को पंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बह उत्खा उछा उए, यक म उगल साय में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि वह 2 से उलगती हुई लोहे छड़ व सरेक आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसक यवथा करने को कहा। जैसे ह बीरबल को लोहे छड़ मल, तो उन्हें पंजरे को हुए बना छड़ को अंदर पह ऊंचाकर उसे नकल शेर पर रख दिया। शेर लोहे गमछर के पश्म आते ह पघलने लग गया, यक वो मोम का शेर था। देखते पूरा शेर मोम के पंजरे से बाहर निकल गया। यह कहानी आप .in पर पढ़ रहे हैं। बीरबल इस अक्लमंद पर अकबर बह उत्सन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तो पता कैसे चला कि यह पंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी हनता से जवाब दिया, हजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेल के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पगलाकर बाहर निकाल। बीरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने हिचक कर महाराज से कहा, आए ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए।
फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जा। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। नौकर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसने सब सच सच बता दिया कि वह गुलदस्ता सफाई करने के दौरान मेरे से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गया। बादशाह ने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगले दिन राजदरबार में इस घटना के बारे में काफी हलचल हो रही थी। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा न्याय संगत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। किसी झूठ का अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो वह झूठ गलत नहीं है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर बौखला गए। अकबर ने सभा में बैठे दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सभी ने बादशाह को कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। राजदरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ला। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, कल दरबार से जाने के बाद रास्ते में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस खेत में लगाया जाएगा वहां सोने की फसल उपजेगी। इसे लगाने के लिए आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। बादशाह अकबर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो अभी जमीन दे देते हैं। बीरबल की बात को मानकर बादशाह अकबर और दरबारी खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उपजेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए। किसी में भी गेहूं की बाली लगाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो? सभी खामोश खड़े रहे। बीरबल बोले, खैर जाने दीजिए आलमपनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोला है। बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही है। उनका कहना सही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। इस बात का एहसास झूठ न बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है।
तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहाँपनार, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँपनार, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे कर सकते हैं और अपने के साथ भी कर सकते हैं। मज़े अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते थे। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जाए। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते था। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। होते ही बादशाह ने नौकर की फांसी की सजा माफ कर दी। ये कहानियां भी परेमन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया, बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोना गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी छैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुन्हा से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकालने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जयध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हरकत भरी निगार से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक। दीवान ने कहा,
ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है। गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है? कोई कलकजा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कहके। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजाए। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोनागरी का तेल। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आंख मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोद पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पान पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी का गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीम का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों का निगार पर गोधन बहुत दिन से चरा हुआ था। दूसरे गांव से आक बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खान लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों का मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चित एस चीन। कनेली मुस्कराकर रहा गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर का शेयर कर। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगार पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? शेयर करें। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। पंचलैट। छड़ीदार अग्नू महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लग। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सानाय को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीहा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भक्तिया पचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा।
बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में देर बेर हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। पढ़ाई करते करते कॉफ़ी और चाय का आइडिया बुरा नहीं है। नीचे क्लिक करके खरीदे, शेयर करें। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट कहते हैं। पंचलैट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं, इससे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेमतेम के कलकजे वाली चीज का पुण्यार नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी दिनदहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलैट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुडंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है, पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है। पंचलैट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावन, शेयर करें। सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने की झंझट हो। कहावत है न, भाई रे गाय ल्यू तो दुहे कौन लो मजाए। अब इस कलकजे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेमटेम करके, शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ। न, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी न अपने घर में आज रिबरी भी नहीं जलाई थी। आखिर पंचलैट के सामने रिबरी कौन बालता है? औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट, पंचलैट, पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुरगुरी पीते हुआ कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब मत समझिए कि हम एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलैट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रेंग? दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धाभरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साय दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं,
कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहांपनार, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहांपनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहांपनाह, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था, तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं।
बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलट कर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया। बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है